नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। आपके समक्ष उपस्थित हैं पुनः एक बार शिक्षा जगत से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के। ये पांचों खबरें सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से जुड़ा हुआ है। इन 5 महत्वपूर्ण खबरों से आप सभी को अवगत होना बेहद ही अनिवार्य और आवश्यक है। यदि आप इन खबरों को नहीं जान पाते हैं, तो आप शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं को आने वाले निकट भविष्य में काफ़ी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षक-शिक्षिकाओं का नौकरी जाने तक की हालात उत्पन्न हो सकती है एवं छात्र-छात्राओं का नामांकन रद्द होने तक का परिस्थिति उत्पन्न हो सकता है। तो आइए जानते हैं बारी-बारी से 5 महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले हम पहली बड़ी खबर पर नज़र डालें, तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जब बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, उस दरमियान बिहार के लगभग सभी सरकारी विद्यालयों में कुछ न कुछ कार्य हुए हैं, विकासात्मक कार्य हुए हैं। लेकिन जो भी के पाठक के कार्यकाल के दरमियान कार्य हुए, वो सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्य हुआ और उन सारे कार्यों में काफ़ी अत्यधिक बड़े पैमाने पर, व्यापक स्तर पर घोटालेबाजी हुई, कमीशनखोरी हुई, अनियमितताएं और गड़बड़ियां की गई। जब के पाठक अपर मुख्य सचिव के पद से त्याग कर चले गए, उसके उपरांत जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ पदभार संभाले, तो के पाठक के कार्य अवधि के अंतर्गत हुए सारे कार्यों का ये समीक्षा करना आरंभ कर दिए। इसी में के पाठक के रहते हुए तो किसी न्यूज चैनल, किसी समाचार पत्रों, किसी जनप्रतिनिधियों, किसी संघ संगठन के नेतृत्वकर्ताओं या अन्य किसी का हिमाकत नहीं हुआ कि जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जो गड़बड़ियां की जा रही हैं, जितने बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर घोटालेबाजी की जा रही है, कमीशनखोरी, घूसखोरी का खेल खेला जा रहा है, उसको उजागर किया जा सके और उसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद की जा सके। लेकिन जब के पाठक चले गए, उसके उपरांत तमाम समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में उनके कार्यकाल में हुए सारे गड़बड़ियों का, अनियमितताओं का उजागर होना आरंभ हो गया। उसी में कुछ समाचार पत्रों के द्वारा जो खबरें छापी गई, उसके आधार पर शिक्षा विभाग की नींद खुली और शिक्षा विभाग अब कार्रवाई करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर रही है। सबसे अधिक जो घोटाला हुआ है विद्यालयों में, जो कार्य हुए हैं, उसमें समरसेबल गड़वाने को लेकर के, पानी टंकी लगवाने को लेकर के और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर के पूरे बिहार के लगभग 13,000 सरकारी विद्यालयों में समरसेबल गाड़े गए हैं, जिसमें जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो मापदंड तैयार किए गए थे, जो मानदंड तैयार किए गए थे, उसका कहीं भी पालन नहीं हो पाया। 270 या उससे अधिक फीट की गहराई तक बोरवेल करने थे। उसमें 1 नंबर, चाहे वो CRI हो, क्रैम्पटन हो, किर्लोस्कर हो, इस प्रकार के समरसेबल मोटर पंप डालने थे, लेकिन उसका ओरिजिनल न ला करके और डुप्लीकेट मोटर पंप लगाए गए। पानी टंकी भी लगाया गया डुप्लीकेट, सारे नलका लगाए गए डुप्लीकेट, पाइप भी इस्तेमाल किया गया डुप्लीकेट, और परिस्थिति यह उत्पन्न हुआ कि अभी 6 माह भी नहीं बीते हुए हैं समरसेबल गड़े हुए और 50% से अत्यधिक विद्यालयों के समरसेबल खराब पड़े हुए हैं, पानी नहीं दे पा रहा है। कम गहराई होने के कारण गंदे पानी आ रहे हैं, पानी टंकी हवा में उड़िया गया, टूट गया, नलका सब टूट गए, अर्थात चापाकल से ही पानी पीने को मजबूर हैं या फिर दूसरे जगहों से पानी ला करके पीने को मजबूर हैं सरकारी विद्यालयों के बच्चे, जबकि समरसेबल महज 6 माह 4 माह पहले ही गड़ा है। तो उसके जांच हेतु डॉक्टर एस सिद्धार्थ सजग हैं और जांच के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। हालांकि जांच की जिम्मेदारी PWED को दिया गया है और जो इंजीनियर PWED का है, वही इंजीनियर जो है वो जब आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्य हो रहे थे, उस समय वही इंजीनियर था। तो अब वो इंजीनियर तो खुद उस खेल में शामिल था, खुद कमीशन लेकर के और अप्रूव्ड कर दिया, पेमेंट उसको करवा दिया शिक्षा विभाग के द्वारा। तो अब वो क्या जांच कर ही पाएगा वो, और जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से पैसा वसूली का एक नया गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो जांच होनी चाहिए थी, वो अलग कमेटी गठित करके और स्वतंत्र कमेटी के द्वारा जांच होती तो फिर कारगर साबित होता। लेकिन अब
डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जांच करवा रहे हैं, इसमें क्या कुछ आउटपुट निकल करके आता है और कितने सुधार होते हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों ने जो अनियमितताएं बरती हैं, जो गड़बड़ियां की है, वो भुगतान कर पाती है अथवा ना, यह भविष्य तय करेगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से हजारों की तादाद में फर्जी और अयोग्य शिक्षक बहाल हो गए। उन सारे फर्जी व अयोग्य शिक्षकों को निकाल बाहर करने हेतु डॉक्टर एस सिद्धार्थ सजग हैं। हालांकि इससे पूर्व जब नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती होती थी, उसके माध्यम से भी सैकड़ों हजारों की तादाद में फर्जी व अयोग्य शिक्षक बहाल हुए और जिन जिन आधारों पर नियोजन इकाइयों के माध्यम से फर्जी अयोग्य शिक्षक बहाल हो चुके थे, उन्हीं आधारों पर फिर बीपीएससी टीआरई 1 2 के माध्यम से भी फर्जी व अयोग्य शिक्षक बहाल हुए। अब चाहे वो नियोजित हो या बीपीएससी हो, सभी को निकाल बाहर करने का कवायद शुरू किया गया है। इसमें सबसे अत्यधिक जो जोर है वह है कि दूसरे राज्य के वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो सीटेट में 90 अंक से कम ला करके और यहाँ शिक्षक बने हुए हैं, शिक्षिका बने हुए हैं, तो उनको निकाल बाहर करना है, तो उसकी तैयारी चल रही है। इसमें बिहार के अलग अलग जिलों से दर्जनों सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं बाहर हो रहे हैं। प्रत्येक दिन आप उनकी आंकड़ा देख सकते हैं, किस प्रकार से पूरे राज्य भर के भारी भरकम संख्या में फर्जी व अयोग्य शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्षमता परीक्षा हुआ, उसके माध्यम से भी फर्जी व अयोग्य नियोजित शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। वहीं तीसरा सबसे बड़ा खबर की ओर आगे बढ़े तो इसमें आप सभी को ज्ञात है कि 26 जून 2024 से बिहार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया। हालांकि पहले ट्रायल के रूप में इसे रखा गया क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स थे, नेटवर्क प्रॉब्लम भी था, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है कि यदि जो जिस दिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाएंगे उस दिन का उनका वेतन नहीं मिल पाएगा, भले ही वो पूरे दिन विद्यालय में उपस्थित रहे हों, कक्षाओं का संचालन किया हो, लेकिन उनको वेतन नहीं मिल पाएगा। बावजूद इसके इतने शक्ति और तलखी के बाद भी पूरे राज्य भर के हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो आज भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं। प्रत्येक जिला में कहीं 1 दर्जन, कहीं 2 दर्जन ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी शिक्षक शिक्षिका ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं और बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो प्रारंभ से अब तक ऑनलाइन अटेंडेंस उन्होंने बनाया ही नहीं है। हालांकि अब तक न तो टेक्निकल जो इश्यूज हैं इस ऐप में उसे 100% दूर किया गया है, नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम जो है उसे 100% दुरुस्त किया गया है। तो अभी भी ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिख रहा है। बहुत ऐसे विद्यालय हैं, बहुत ऐसे क्षेत्रों में स्थित जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में है, पहाड़ी जंगली इलाकों में है, दियारा क्षेत्रों में है, सुदूर क्षेत्रों में जो विद्यालय है वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है और ऐप में तो प्रॉब्लम है ही, तो इस वजह से वो नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि 100% वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो अब तक एक भी दिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाए हैं, तो उस पर शिक्षा विभाग को काफी अधिक जोर है कि आखिर एक भी दिन उन्होंने क्यों नहीं बनाया। क्या एक भी दिन नेटवर्क काम नहीं किया? क्या एक भी दिन ऐप काम नहीं किया? तो यह सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। अब देखना यह होगा कि अक्टूबर माह में लगभग हजारों की तादाद में प्रत्येक जिला की यदि रेशियो के अनुरूप बात करें तो 400-500 प्रत्येक जिला में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो ऑनलाइन अटेंडेंस बना नहीं रहे हैं और रेगुलरली नहीं बना पा रहे हैं, आज तक नहीं बनाया है। कोई जिला ऐसे है जहाँ पर 16 ऐसे विद्यालय है जहाँ पे 16 विद्यालय के एक भी शिक्षक शिक्षिकाएं अटेंडेंस नहीं बना पाए हैं। तो उन शिक्षिकाओं पर क्या कार्रवाई होती है, उन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी कि नवंबर में जो वेतन आएंगे तो उन शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन पूरे अक्टूबर माह का मिल पाएगा अथवा नहीं, या ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर मिलेगा, कितना कट के आता है, कितना जुट के आता है, यह देखने वाली बात होगी। चौथी जो सबसे बड़ी खबर है वह है छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ। कक्षा प्रथम से 12वीं तक पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कक्षावार उनका जो डिटेल्स है, जो डाटा है वो अपडेट करा देने हैं और इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी प्रत्येक जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जिले में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, जितने भी निजी विद्यालय हैं, सरकारी और निजी विद्यालय में पढ़ने वाले एक एक छात्र छात्राओं का डाटा और डिटेल्स इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर अपडेट होना चाहिए, कक्षावार अपडेट होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर कार्रवाई होंगे और इसके लिए डेडलाइन तय किया गया है 30 अक्टूबर। अक्टूबर का माह चल रहे हैं और पर्व त्योहार का भी यह महीना है, काफ़ी छुट्टियां भी हैं इसमें, बावजूद इसके 30 अक्टूबर तक डेडलाइन तय किए गए हैं कि सरकारी और निजी विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा प्रथम से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन अद्यतन हो जाने चाहिए। पांचवा जो महत्वपूर्ण खबर है वह है कि जितने भी किसी जिला के अंदर विद्यालय हैं
अब उन विद्यालयों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी समस्याएं हैं, जिला स्तर पर ही उस समस्याओं को सुलझाने हेतु एक कमेटी गठित किया गया है। वह कमेटी उस जिला के जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं, जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित की गई है। अब जिला पदाधिकारी शिक्षकों के समस्याओं को सुनेंगे और उनको सुलझाने का भरसक प्रयास करेंगे। जो भी समस्याएं शिक्षक शिक्षिकाओं का होगा, उन समस्याओं को वे सुन करके और डीओ को निर्देशित करेंगे, और डीओ या डीपीओ जो है या अन्य जो शिक्षा पदाधिकारी होंगे वे सारे उन समस्याओं का समाधान करेंगे। अब ऐसा इसलिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने किया क्योंकि चूंकि जो शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं, जो सरकारी विद्यालय होते हैं, वे डीओ डीपीओ के अधीन ही कार्यरत होते हैं। अब ये अपनी समस्याओं को लेकर के डीओ डीपीओ तक पहुंच नहीं पाते हैं, चूंकि इनके सारे जो कार्यों से जुड़ा हुआ जो भी सूचनाएं होती हैं और इन पर जो निगरानी होती है वो उन्हीं का होता है। तो ज़्यादा वे प्रेशराइज नहीं करते हैं, इनके आग्रह को वहाँ माना नहीं जाता है, और जो है डीओ डीपीओ जो है वो कभी कभी किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में जो है जानबूझकर कार्रवाई भी करते हैं। साथ ही डॉक्टर एस सिद्धार्थ इन सारी बातों से अवगत हैं कि डीओ डीपीओ या बीओ जो होता है वह शिक्षक शिक्षिकाओं से किसी भी कार्य के एवज में जो है वह घूस लेता है, वह पैसे की वसूली करता है। तो इन सारे चीज़ों पर नकेल कसने के लिए डीएम साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप शिक्षक शिक्षिकाओं के समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली सुने और उनको सुलझाने का प्रयास करें। अब जो ट्रांसफर की जो नई पॉलिसी आई हुई है, अक्टूबर माह से प्रक्रिया आरंभ हो सकती है, ज़्यादातर उम्मीदें हैं, और दिसंबर माह तक जो है सारे इच्छुक शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रांसफर दे दिया जाएगा। तो ट्रांसफर के उपरांत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं जब पदस्थापित हो जाएंगे तो उन सारे शिक्षक शिक्षिकाओं का सारा डाटा डिटेल्स जो है वो डीएम के पास होगा, और डीएम साहब बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना दिए और वे किसी भी शिक्षक शिक्षिका से बात कर सकते हैं, किसी भी सरकारी विद्यालयों का जाकर के वो निरीक्षण कर सकते हैं और वहाँ की समस्याओं को वो सुलझा सकते हैं, सुन सकते हैं, एवं डीओ डीपीओ को वो निर्देशित कर सकते हैं कि आप फलाने विद्यालय में जाकर के और फलाने शिक्षक शिक्षिका से मिले, उनकी समस्याओं से अवगत हो और उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। इस प्रकार से अब शिक्षा विभाग जो है काफ़ी सजग और सतर्क है, और बारंबार वह नया तरकीब निकाल रहा है किस प्रकार से बिहार के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर किया जाए, बिहार के सरकारी विद्यालयों का शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, एवं बिहार के सरकारी विद्यालयों के प्रति छात्र छात्रा अभिभावकों का भरोसा कैसे जो है वो बनाया जाए, ताकि अत्यधिक छात्र छात्राओं का आकर्षण सरकारी विद्यालयों की ओर हो, छात्र छात्राओं का उपस्थिति बढ़े, शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति बढ़े, शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं सभी नियमित हो सके, समयबद्ध हो सके, और सभी सरकारी विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें, सारे सुविधाएं छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं को प्राप्त हो सके, ताकि किसी भी प्रकार के कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न न हो, कोई व्यवधान न उत्पन्न हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।